आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास नंबर 34 बायोलॉजी। आज हम लोग किंगडम से स्टार्ट कर रहे हैं, जगत। तो देखो, आपको याद होगा कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस नाम के व्यक्ति ने 1735 के आसपास एक हायरार्की सिस्टम निकाला था। क्या निकाला था? हायरार्की सिस्टम। मतलब उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी उस समय ऑर्गेनिज्म हैं, उन्होंने उसको बृहत्तम से लेकर एक बहुत बड़े लेवल से लेकर लघुत्तम छोटे लेवल तक डिवाइड कर दिया था। कहने का मतलब कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उनकी क्या होती है? कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे सेल की बनावट कैसी है, सेल प्रोकैरियोटिक है या सेल यूकैरियोटिक है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद में उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती है, वो अपना खाना खुद बनाते नहीं बनाते हैं। तो कई तरीके से कैरोलस लिनियस साहब ने हायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हायरार्की सिस्टम का मतलब होता है कि एक तो जो जीव जंतु हैं, सारे के सारे जीव जंतु बड़े लेवल पे, जैसे कि अभी मैं बात करूं कि टाइगर है, टाइगर, ठीक है, लॉयन है, ह्यूमंस है, ये तीनों के तीनों क्या है? ममल है। ये तीनों के तीनों क्या है? स्तनधारी है, मेमल है। उसके बाद में हम इनकी और बड़ी बात करें तो ये तीनों के तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों के तीनों एनिमल कैटेगरी में आते हैं। इसमें कछुआ और भी नहीं जाने कितने सारे जीव जंतु आते हैं, एनिमलिया, एनिमेलिया। एक बड़ा, अगर हम बृहत्तम रूप में बात करें, बड़े लेवल के रूप में बात करें, कहने का मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इनको बड़े से लेकर छोटे लेवल तक कैरोलस लिनियस साहब ने हायरार्की सिस्टम में क्लासिफाई करने की बात शुरू कर दी थी। बृहत्तम से लघुत्तम सिस्टम में बांटने की बात शुरू कर दी थी। तो इन्होंने, और उसके बाद में और कुछ साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने भी इनकी जो कैरोलस लिनियस साहब का सिस्टम था इसमें अपनी अपनी चीजों को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 1977 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल वूज। क्या नाम था? कार्ल वूज। 1977 में इन्होंने क्या कहा कि देखो, सबसे पहले तो धरती पे क्या आया? जीवन। सबसे पहले धरती पर क्या आया? जीवन। जीव आई। समझना, चीजों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा पूरा लेक्चर हो जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि क्या होता है। एक सेकंड देख लो कि कहीं मैं पढ़ाता रहूं और यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, कि बंद हो जाए कभी, तो यही से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है भैया? तो क्या हुआ कि लाइफ के बाद में आ गया डोमेन। लाइफ के बाद में क्या आ गया? डोमेन। ठीक है, कार्ल वूज ने डोमेन नाम का शब्द दिया। 3 डोमेन होते हैं। एक हो गया यूबैक्टीरिया, या सिर्फ बैक्टीरिया कह सकते हो, ठीक है, बैक्टीरिया। एक हो गया आर्किया, ये पुराने जमाने के बैक्टीरिया होते थे, 2-3 अरब साल पुराने। और एक हो गया आपका भैया जो ये यूकैरियोट्स होते हैं। कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स। ये दोनों प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और ये वो जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में जो कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, क्या आता है? किंगडम, जिसको क्या बोलते हैं? जगत। ठीक है, किंगडम के बाद में आता है फाइलम। फाइलम जिसे संघ बोलते हैं। फाइलम कहा जाता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स का आप वर्गीकरण करते हैं, तो आप क्या लेते हो नाम? फाइलम, या हिंदी में संघ। ठीक है, और अगर आप प्लांट्स की बात करते हो तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आप उसको क्या बोलते हो? डिवीजन। डिवीजन किसमें कहते हैं इसी चीज को? प्लांट्स। उसके बाद में आ गया क्लास। क्या आ गया? क्लास। क्लास के बाद में क्या आ गया? ऑर्डर। क्लास के बाद में क्या आ गया? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में आ गई फैमिली। फैमिली। फैमिली के बाद में आ गया जीन्स, जीनस, और जीनस के बाद में क्या आ गया? स्पीसीज। इसको बोल देते हैं वंश, और इसको क्या बोल देते हैं? जाति। तो कहने का मतलब कैरोलस लिनियस साहब ने तो यहां से शुरुआत की थी। बाद में 1977 में डोमेन किसने जोड़ दिया? कार्ल वूज नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, और सबसे बड़ा जो डोमेन होता है वो क्या होता है? जीवन का, क्योंकि सारे जीव जंतु कैसे होते हैं? लिविंग बींग्स होते हैं या जीवित जंतु होते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा किंगडम है ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट है।
और उसके बाद में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारी, स्पीसीज। तो कहने का मतलब कि एक किंगडम की जो जीव जंतु होते हैं उन्हें हमने, एक कैरेक्टरिस्टिक वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें हमने एक किंगडम में रखने की शुरुआत कर दी। इसी को बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण की जरूरत क्या थी कि हमें जब मान लो मेरे पास बैक्टीरिया है, मुझे टाइफाइड का बैक्टीरिया पढ़ना है, मुझे ट्यूबरकुलोसिस जो तपेदिक रोग फैलाता है उसका बैक्टीरिया पढ़ना है। अब दोनों बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, अब ऐसे हजारों लाखों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, अब मैं उन्हें अलग अलग पढ़ूं तो कैसा हो जाएगा कि साइंटिस्टों के लिए बैक्टीरिया को अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि देखा यार, जो जीवाणु होते हैं ना, इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे इन सब की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति। अच्छा, ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं, इनमें अपने डीएनए का मल्टीप्लीकेशन, डीएनए की कॉपी कैसे होती है। उन्होंने पूरा दिमाग लगाया, इन सब चीजों से दिमाग लगा के उन्होंने सोचा कि यार इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो एक जैसी हैं। अब अगर हम इन्हें अलग अलग ना पढ़कर एक साथ पढ़ लें, इनकी पूरी विशेषताओं का पता लगा लें, तो क्या होगा, हमारे लिए इनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। ये जितनी भी बीमारियां होती हैं इनका इलाज ढूंढना हमारे लिए, इन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह जैसे मानव होते हैं, अब जो डॉक्टर रिसर्च करते हैं तो सारे ह्यूमंस को एक जैसा मान के तो रिसर्च करते हैं कि भाई सबके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, 32 दांत होते हैं, इस तरह से चेहरा होता है, ऑक्सीपिटल लोग, एक दिमाग होता है, दिमाग के हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन होता है। यही सब सोच के तो करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर एक मनुष्य का अलग अलग होता है, क्योंकि हमने सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है मैक्सिमम वो कैसी होती है, शेयरेबल होती है, सारी की सारी कॉमन होती है। तो इसका मतलब वर्गीकरण कॉमन चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। कैरोलस लिनियस साहब ने स्टार्ट की थी, सबसे बड़ा किंगडम। ठीक है, फिर किंगडम आई तो कैरोलस लिनियस साहब ने 1735 में स्टार्टिंग में अपनी दो किंगडम दी। कौन सी किंगडम दी? दो। तो ये तो समझ में आ गया ना वर्गीकरण, KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, स्कूल्स, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। ठीक है, इसको याद रखना, ये ऊपर से नीचे, ये मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, यूनिट है वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, और किंगडम सबसे लार्जेस्ट। तो जब कैरोलस लिनियस साहब ने 1735 में इस वर्गीकरण की शुरुआत की थी तो उन्होंने जो किंगडम्स दी थी वो 2 किंगडम्स थी। कितनी किंगडम्स थी? 2 किंगडम्स, 2 जगत, 2 किंगडम्स। इसको द्विजगत प्रणाली भी बोलते हैं, 2 किंगडम्स सिस्टम, द्विजगत प्रणाली। इनकी जो किंगडम्स थी वो 2 थी, एक थी एनिमेलिया और एक थी प्लांटे। इन्होंने 2 किंगडम्स दी थी, एक पादप समूह, पादप जगत, और एक क्या दिया था इन्होंने, जंतु जगत। ठीक है, किसने? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस साहब ने 2 किंगडम दी थी, लीनियस। ठीक है भैया, उसके बाद में हैकल जी आ गए। ठीक है, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने तीसरी किंगडम भी इसमें जोड़ दी। कौन सी किंगडम जोड़ दी? तीसरी। तो इसको क्या बोल दिया गया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कह दिया गया इसको? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या त्रिजगत सिस्टम, त्रिजगत सिस्टम। इन्होंने एनिमेलिया भी रखा, इन्होंने अपने पास क्या रखा? एनिमल्स भी रखे, इन्होंने अपने अंदर प्लांट भी रखे, और इन्होंने एक किंगडम और जोड़ दी जिसको क्या बोल दिया गया? प्रोटिस्टा। सारा बताऊंगा एक एक करके। ये क्या हो गया आपका? जंतु। ये क्या हो गया आपके? पादप। और एक और इनकी किंगडम होगी जिसका नाम इन्होंने रखा प्रोटिस्टा, जिसमें सिंगल सेल वाले जितने भी यूकैरियोटिक जीव जंतु होते थे वो सब आ जाते थे। भाई ये भी यूकैरियोटिक है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। और एक सेल वाले यूनिसेल्युलर जितने भी यूकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं उसको किसमें डाल दिया गया? प्रोटिस्टा नाम की किंगडम में डाल दिया गया। तो 1765 2 किंगडम, एनिमल और प्लांट, किसने? हैकल ने। 1866 में एनिमेलिया, प्लांटिया और एक और किंगडम जोड़ दी, प्रोटिस्टा। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। इसके आगे बढ़े, इसके आगे आई तो 1938 में, छोटी छोटी चीजों को नोट करते चलना। 1938 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था? कोपलैंड। कोपलैंड। कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम प्रणाली ला दी। कौन सी किंगडम प्रणाली ला दी? 4 किंगडम।
या चार जगत प्रणाली, ठीक है। इसमें इन्होंने चार किंगडम्स बताई। इन्होंने एनिमल्स को तो लिया ही लिया, ठीक है। प्लांट पहले की जो तीन मौजूद थी उनको तो लिया ही गया। उसके बाद में प्रोटिस्टा, और इन्होंने एक किंगडम और जोड़ी जिसका नाम क्या रखा, मोनेरा। क्या नाम रखा इस किंगडम का, मोनेरा, ठीक है। अभी तक ये जितने भी थे एनिमेलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव जंतु थे। कैसे थे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चा। यूकैरियोटिक कौन से जीव जंतु होते हैं कि जिनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रिका झिल्ली की वजह से हमें पता होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो कहां पर है, ठीक है। और ये जो होते हैं मोनेरा, ये सबसे छोटे जीवित प्राणी, जैसे कि बैक्टीरिया। उस समय क्या था, 1675 में 1675-76 में जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे फ्रांस के, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर ली थी, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज कर ली थी। तो जब ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज कर ली थी तो अब बैक्टीरिया, भाई इसमें तो आता नहीं है क्योंकि उसके तो ट्रिम न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया का तो न्यूक्लियस की पता ही नहीं होती कहां है वो, उसका तो डीएनए पूरे में फैला रहता है इधर उधर उसके सेल में। तो इसका एक नया जोड़ा गया मोनेरा। इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जंतु। इसमें कौन से जीव जंतु आते थे, प्रोकैरियोटिक जीव जंतु। तो चार जगत की प्रणाली होगी। अब आगे जब और खोज हुई तो देखा गया कि जो फंगस होती है, जो फंजाई होती है, फंगस, फफूंद, जिसे आप कवक बोलते हो, कि यार कवक भी एक अलग चीज होती है। ना आप उसे एनिमल्स में रख सकते, ना आप उसे प्लांट्स में रख सकते। तो इसका मतलब हमें फंगस के लिए भी क्या चाहिए, एक अलग से प्रणाली चाहिए। तो हमारा 1969 में आर एच विट्टेकर नाम के व्यक्ति ने 5 किंगडम, विट्टेकर ने कौन सी, कितने किंगडम की प्रणाली दी हमें, 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम। इन्होंने 4 को तो रखा ही, इन्होंने एनिमेलिया को भी रखा, जिसे हम जंतु जगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंतु जगत, सारे के सारे जंतु आ जाते हैं। इन्होंने प्लांट्स को भी रखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सारे के सारे आ जाते हैं। टेरिडोफाइटा मतलब पादप, पेड़ पौधे वाले जगत को अलग रखा। इन्होंने प्रोटिस्टा, जो कि हैकल ने दिया था, इस प्रोटिस्टा को भी इन्होंने रखा, प्रोटिस्टा को भी इन्होंने रखा। उसके बाद में जो कोपलैंड साहब ने एक चौथी जोड़ी थी मोनेरा, इन्होंने मोनेरा को भी रखा। इन्होंने पांचवी भी जोड़ दी अपनी, इन्होंने पांचवी भी अपनी जोड़ दी, इसका नाम क्या रखा, कवक। क्या नाम रखा, कवक। तो कवक भी एक अलग से किंगडम बन गई, कवक भी एक अलग से किंगडम बन गई। तो पांचों जगत की प्रणाली होगी। सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लिनियस साहब ने, उसके बाद में अर्नेस्ट हैकल, उसके बाद में कोपलैंड, और बाद में फिर आर.एच. विट्टेकर। इन चारों ने लास्ट में जो ज्यादातर हमारे इंडिया और यूरोप वगैरह में जो ज्यादातर जगत स्वीकार्य हैं या ज्यादातर किंगडम एक्सेप्ट की जाती हैं, वो कौन सी है, आर.एच. विट्टेकर की दी हुई 1969 में 5, एनिमेलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। इन्होंने नई कौन सी जोड़ी थी पहले वाले सिस्टम में, फंजाई नाम की जो सिस्टम था इन्होंने पहले वाले में जोड़ी थी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एक एक की, एक एक लेके चलते हैं। मैंने क्या बताया, अब यहां से समझना कि ये जो तीनों हैं, एनिमेलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये बताती हैं यूकैरियोटिक जीव जंतु को, जबकि जो मोनेरा नाम की है ये किसको बताती है, प्रोकैरियोटिक जीव जंतु को। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया हम मोनेरा के अंदर ही रखकर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना जीवाणु बैक्टीरिया, वो एक्चुअल में मोनेरा के लिए ही है, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, सारा का सारा समझ जाओगे। थोड़ा सा भरोसा रखना और थोड़ा सा सब्र। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, वरना ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी। चलिए, मोनेरा, कौन सा जगत, मोनेरा, मोनेरा। ये जो नेम है, ये जो टर्म है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा का जो टर्म है ये दी थी हैकल ने। किसने दी थी, हैकल ने, हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने ये मोनेरा नाम का शब्द दिया था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक
ऑल प्रोकैरियोटिक जीव्स, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु आते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु आते हैं वो सब किस में आते हैं? मोनेरा में। सिंगल सेल भी होते हैं, कैसे होते हैं? सिंगल सेल और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। सिंगल सेल और कॉलोनी मतलब एकल कोशिकाधारी होते हैं। कैसे होते हैं? एकल कोशिकाधारी होते हैं। कैसे होते भैया? एकल कोशिका, और कभी कभी कॉलोनी बनाकर या समूह में भी रहते हैं, जैसे नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, ठीक है। ये सब कैसे रहती है? ये कॉलोनी बनाकर भी बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक जीव जंतु सिंगल सेल्ड होते हैं, खाना खुद भी बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, खाना खुद भी बनाते हैं, स्वयंपोषी भी होते हैं, अपने आप अपना भोजन तैयार करते हैं, और हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं। क्या होते हैं? हीटेरोट्रॉफिक मतलब ये खाना दूसरों से भी लेते हैं, ठीक है। हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, दूसरे से भी अपना खाना लेते हैं। तो एक चीज याद रख लेना, कौन सी किंगडम में ऑल प्रोकैरियोटिक जीव जंतुओं को रखा जाता है, तो आप क्या रखोगे? मोनेरा। मोनेरा नाम हैकल साहब ने दिया। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस या वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, उनका जो डीएनए वगैरह है वो साइटोप्लाज्म में इसी तरह से फैला रहता है या साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, लेकिन किसी न्यूक्लियर झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। तो ऐसे जो सेल होते हैं उन्हें आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और ऐसे सेल वाले जितने जीव जंतु हैं उन्हें आप किस में रखते हैं? मोनेरा। तो मोनेरा जो नाम की जो किंगडम है ना बच्चा, इसमें सारे के सारे एक्चुअल में देखा जाए तो बैक्टीरिया आते हैं। जितने भी जीवाणु होते हैं ना वो सारे के सारे कौन सी किंगडम में आ जाते हैं? मोनेरा में। बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु वो किस में आ जाते हैं? मोनेरा नाम के किंगडम में जीवाणु। अब ये जीवाणु क्या होता है तो देखिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा सबसे लघुत्तम जीवित जीव, जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कहोगे सर इससे छोटा आपने कुछ दिन पहले वायरस भी पढ़ाया था, बैक्टीरिया से छोटा क्या होता है? वायरस। लेकिन वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही क्लासिफाई नहीं किया जाता, हम उसे बॉर्डर पे क्लासिफाई करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है हम उसे जानते हैं कि भैया वो लिविंग होता है, रिप्रोडक्शन करता है, सेल भी होता है, उसका अपना सब कुछ होता है। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग माना जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा माना जाता है? बैक्टीरिया। सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कहने का मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। इनमें क्या होता है? बैक्टीरिया में देखना, एक तो ये सेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और कोशिका झिल्ली भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये अंदर इसके साइटोप्लाज्म होती है, अंदर क्या होती है भैया? साइटोप्लाज्म। अब जो डीएनए होता है वो गोल गोल या ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है? घूमता रहता है डीएनए। ये क्या हो जाता है इसका? डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। कभी कभी डीएनए छोटे छोटे छल्ले बना लेता है, तो जो छोटे छोटे छल्ले होते हैं इनको प्लाज्मा बोला जाता है, प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है इनको? प्लाज्मिड, ठीक है। छोटे छोटे बाल टाइप से भी होते हैं खाने को ग्रहण करने के लिए। इनके चारों तरफ एक टफ मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ क्या होती है? टफ मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो कोशिका झिल्ली है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको एक टफ कोटिंग, एक टफ मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं या सेल वॉल बोलते हैं। फिर इसमें लोकोमोशन के लिए एक इस तरह से प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला रहता है, जिसे फ्लैजीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजीला। ये जो फ्लैजीला होता है इसको ऐसे ऐसे हिला के, कभी एक भी हो सकता है, दो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो इस तरह से हिलाते 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 बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो डीएनए हो गया, इसका जीनोम हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, ये प्लाज्मिड हो गया, छोटे छोटे डीएनए के जो ये सर्कल से होते हैं, और सेल वॉल इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और लोकोमोशन
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसके पास कौन सी चीज पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं भैया, फ्लैजिला। ठीक है, चलिए सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, किसके अंदर आता है, मोरेगा के अंदर आता है। अब समझते रहना बैक्टीरिया की बनावट वगैरह सब कुछ। तो देखो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, जो पुराने जमाने के जितने भी हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, दो। एक तो यू बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, जिन्हें आप वास्तविक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वास्तविक जीवाणु। ठीक है भैया। और एक होते हैं पुराने जमाने के जीवाणु, बहुत पुराने जमाने के, बिलियंस ऑफ ईयर पुराने, जिन्हें क्या कहते हैं, आर्किया। क्या कहते हैं भैया, आर्किया। तो समझो जो आर्किया होते हैं ना, ये बहुत पुराने जमाने के बैक्टीरिया होते हैं, और जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये आर्किया के बाद में जो बैक्टीरिया की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि भाई उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, कैसे कैसे होता है, तो उन सारी कैरेक्टरिस्टिक को लेके कौन रखता है, यू बैक्टीरिया। जबकि जो आर्किया हैं वो पुराने जमाने के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो अब बनावट देख लेते हैं पहले बैक्टीरिया की, तब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं और आर्किया कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बनावट। तो दो तीन चीजें आई आपके सामने निकल के, एक कोशिका झिल्ली होती है, एक उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल होती है, जीनोम होता है, और एक क्या होता है, ये फ्लैजिला नाम का, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक से इसमें क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इन्हीं के हिसाब से लिख लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बैक्टीरिया की, कोशिका झिल्ली, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोरस और लिपिड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। जो इसकी सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की क्या होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ये होती है मेरे भाई पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई। इसको अच्छे से नोट कर लेना, किसकी बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है बच्चा, ये किसकी बनी होती है बाबू, पेप्टिडोग्लाइकॉन। जैसे कभी कभी म्यूरिन भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है इसे, कभी कभी म्यूरिन। ठीक है, इसे क्या कह दिया जाता है, कभी कभी म्यूरिन भी कह दिया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, कोशिका झिल्ली, और जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। समझ रहे ना मेरी बात, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की इसकी कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। ठीक, इसका जो ये फ्लैजिला नाम का होता है स्ट्रक्चर, ये जो फ्लैजिला नाम का स्ट्रक्चर होता है, इसका तंतु भी बोल सकते हो आप इसको, ये एक प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसका नाम होता है फ्लैजेलिन। क्या नाम होता है इस प्रोटीन का, फ्लैजेलिन। इस प्रोटीन का बना हुआ इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हिला हिला के बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, किसका बना होता है, फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन का, सेल वॉल फॉस्फोलिपिड की, और जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड की, और जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे कभी कभी म्यूरिन भी कहा जाता है, जिसे कभी कभी क्या कहा जाता है, म्यूरिन। और फ्लैजिला जो तंतु होता है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो किसका बना होता है, प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेलिन। ठीक है, अब इसे हटा, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजेलिन। चलिए, इनके अंदर जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी इनके अंदर नहीं पाए जाते। जो इनकी सेल बॉडी होती है, ये डीएनए वगैरह हो गया इनका, इसी में राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं, जिनकी मदद से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इनमें बाकी गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका कैसा होता है, पोषण का तरीका कैसा
होता है। तो देखो दोनों तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, खुद भी खाना बनाते हैं अपना स्वयपोषी, या तो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके, ठीक है, या केमिकल्स का। और हीटरोट्रोफिक भी होते हैं, कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, जिन्हें परपोषी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक में दो तरीके से खाना बनाते हैं, एक फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके, प्रकाश संश्लेषण से, और केमिकल से भी बनाते हैं। तो कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, रासायनिक संश्लेषण भी करते हैं, रासायनिक संश्लेषण भी द्वारा, जैसे नाइट्रोवेक्टर और आपका नाइट्रोमोनास, नाइट्रोवेक्टर, ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्लोरोफिल से। एक रासायनिक वाले होते हैं जैसे नाइट्रोमोनास, ये नाइट्रोजन आदि का भक्षण करते हैं, तो उससे रासायनिक अपने अंदर मौजूद जो रसायन होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। तो स्वयपोषी फोटोसिंथेसिस से भी बनाते हैं और कीमोसिंथेसिस। क्वेश्चन आता है सीडीएस वगैरह में, या जो अच्छे एग्जाम होते हैं आपके आरआरबी वगैरह में भी, कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए या इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा पोषण का माध्यम होता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, और ये केमिकल से भी खाना बनाते हैं, ठीक है, ये केमिकल से भी खाना बनाते हैं। अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक तो आपको पता है तीन तरह के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक तो तीन तरह के होते हैं, एक पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, ठीक है, परपोषी, जैसे किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर में आ जाओ और वहां से भोजन को ले लो, जैसे बीमारी वाले बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलेरा वगैरह जो हैजा वगैरह फैलाते हैं, विब्रियो कोलेरी हुआ, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फैलाते हैं, ये शरीर पे किसी सेल पे हमला करके उससे अपना खाना ले लेते हैं, पैरासाइटिक। दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक, दूसरे कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक, सहपोषी, सहपोषी, जिसमें दो जीव जंतु, दो जीव होते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली भी हेल्प करते हैं, कभी म्यूचुअली हेल्प नहीं करते, एक सिर्फ दूसरे को हेल्प करता है, दूसरा पहले वाले को कोई हेल्प नहीं करता। तो कहने का मतलब परपोषी भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक मतलब मृत जीवी भी होते हैं, मृत चीजों से भी अपना भोजन ढूंढते हैं, मृत चीजों से भी अपना भोजन लेते हैं। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों हो गए, ऑटोट्रॉफिक खुद भी खाना बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक दूसरों से भी खाना ले सकते हैं, दूसरे के शरीर में रहकर या दूसरे के साथ सहपोषी, एक म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसे रिलेशन बनाकर कि एक दूसरे को पानी दे दे, दूसरा पहले वाले के लिए खाना बना दे। जैसे कि आपको पता है लाइकन रहता है, लाइकन रहता है ना, लाइकन का काम क्या होता है, इसमें एल्गी होती है और इसमें फंजाई होती है, कवक होती है, शैवाल होती है, शैवाल खाना बनाती है और कवक उसके लिए पानी आदि का इंतजाम करती है। और सेप्रोफाइटिक मृत जीवी जो दूसरे मृत चीजों पर जीवित रहते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक में आ जाएगा आपका राइजोम, ये लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, और सिम्बायोटिक में आ जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम याद है ना आपको, राइजोबियम, इसका काम क्या होता था, नाइट्रोजन को फिक्स करना। ये दलहनी पौधों की जड़ में पाया जाता है, जो पल्सेस होते हैं, दाल वगैरह होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है, और जड़ों में पाए जाने की वजह से राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो मिट्टी में मौजूद या हवा में मौजूद नाइट्रोजन होती है, उस नहीं हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट आदि में बदल देता है, ठीक है, कौन, राइजोबियम। और जो पैरासाइटिक है, ये तो बीमारी फैलाने वाले टाइफाइड, ई कोलाई जो हैजा वगैरह फैलाता है, तो इन सब के बैक्टीरिया किसमें आ जाते हैं, परपोषी, पैरासाइटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, 1675 में सबसे पहले जो बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया को जो खोजा गया था, वो अपने जो गाल के अंदर की खुरचन होती है ना, इसी से निकाले गए थे। उस जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने।
तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला बैक्टीरिया खोजा था 1675-76 में, और 1829 में इसका नामकरण किया था। इसकी नेमिंग, बैक्टीरिया का जो नामकरण किया है, इसकी जो नेमिंग दी है, ये जो टर्म दी है वो है एहरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। किन्होंने दी है? एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया। अच्छे से समझ लेना। पहला जीवाणु किसने खोजा? ल्यूवेनहॉक। ये गाल के अंदर की जो खुरचंसी होती है इसको निकालकर, और 1829 में नामकरण किसने किया? एहरेनबर्ग ने। ठीक है, एहरेनबर्ग ने इसका क्या किया? नामकरण। चलिए, आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि बैक्टीरिया के दो प्रकार होते हैं मोस्टली। एक तो होता है आपका यू बैक्टीरिया और एक होता है आपका आर्किया, मतलब जो पुराने जमाने के बैक्टीरिया होते थे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ लेते हैं आर्किया, पुराने जमाने के बैक्टीरिया आर्किया। ये सबसे, जब 3 से 5 बिलियंस ओल्ड, जब धरती बन रही थी, 3 से 5 अरब साल पहले जब धरती बन रही थी, तो आपको पता है धरती पर उस समय बहुत ही हार्शेस्ट कंडीशन थी। कैसी थी? बहुत ही कठिनतम परिस्थितियां थी। तो उन कठिनतम परिस्थितियों में जो जीव जंतु सबसे पहले आए वो कौन से थे? आर्किया थे। ठीक है, कौन से थे? आर्किया से। 3 प्रकार के मेनली पाए जाते हैं। ये सॉल्टी एरियाज में भी पाए जाते हैं, और ये एसिडिक एरिया जो होते हैं वहां भी पाए जाते हैं, और ये मार्शी, जहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है, उन इलाकों में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगर ये सॉल्टी में पाए जाते हैं, नमकीन क्षेत्रों में, तो इनको हेलो बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइल्स या हेलो बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स। अगर ये एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इसका पूरा नाम होता है, जो थर्मो एसिडिक एनवायरनमेंट होते हैं, थर्मो एसिडिक एनवायरनमेंट, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में भी पाए जाते हैं, कीचड़ वाले एरियाज जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया बना था पुराने जमाने में वो कौन सा था? आर्किया। कठिनतम परिस्थितियों में बना था, और तब से इसकी जो इवोल्यूशन है वो ऐसे ही आ रहा है। इसलिए देख लो, बहुत ज्यादा गर्म एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तब भी ये जीवित रहता है, मार्शी एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ज्यादा क्या नाम है, ऑक्सीजन का अभाव होता है या कीचड़ वगैरह होती है, तो इसको मतलब कोई ऑक्सीजन की कमी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑक्सीजन रहने से तो मर जाता है, तब भी ये अपना थ्राइव करता है, खूब ज्यादा अपना जीवन व्यतीत अच्छे से करता है। आर्किया। इसके 2-3 एग्जांपल देख लीजिए। एक हो जाता है जैसे मीथोजेंस। मीथोजेंस, आर्किया का एग्जांपल क्या होता है? मीथोजेन। मीथोजेन वो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन का निर्माण करते हैं। किसको बनाते हैं? CH4, मीथेन गैस बनाते हैं। बायोगैस या जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका जब सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तब जो CH4 बनती है या मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन गैस बनाने में इस बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमारे पेट में भी पाया जाता है, और आपका जो ये होते हैं जीव जंतु, मतलब गाय भैंस होती हैं, इनके पेट में भी, इनके गट में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल है मीथेनोबैसिलस। क्या नाम है? मीथेनोबैसिलस। मीथेनोबैसिलस, मीथेनोबैसिलस, ये वो बैक्टीरिया होता है जो मीथेन बनाने का कार्य करता है। इसी तरह जो एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी, थर्मो एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और अम्लीय माध्यम में, तो ये हो जाते हैं आपके थर्मोप्लाज्मा। और इसी तरह जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स, बहुत ज्यादा नमकीन एनवायरनमेंट में, इसका एग्जांपल हो जाता है हेलोबैक्टीरिया या हेलोकोकस। तो ये जो हेलोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज्यादा क्षारीय वातावरण मौजूद रहता है वहां पर। तो मीथोजेंस हो गए या ये एसिडिक रहने वाले, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? आर्किया की कैटेगरी में। और बाकी जो आपके दूसरे वाले हैं, यू बैक्टीरिया, जिसे आप वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं, वास्तविक जीवाणु, इसकी 8 प्रकार होते हैं। वास्तविक जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार, 8 प्रकार, जिसमें से एक साइनोबैक्टीरिया भी होता है। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। इसमें से क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया।
जिसे आप नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल। एक सेकंड पूरा ले लेना, लेक्चर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा ये समझने वाले टॉपिक नहीं है बैक्टीरिया में, तो समझने के लिए नहीं है कुछ। आपके बाद में टॉपिक में जितने भी किंगडम्स है ना वो सब रटनी पड़ेंगी, किसके 3 भाग होते हैं, किसके 3 हार्ट होते हैं, अब समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपके बाद में। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। भाई डाइजेशन क्या होता है, धड़कन कैसे होती है, दिमाग कैसे काम करता है, वो तो हम सब समझा सकते हैं, रक्त कैसे बहता है, ये याद करने वाली चीजें हैं। मतलब जो किंगडम्स वगैरह हैं उसमें इतना समझने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से सिंगल सेल को मोनेरा में क्यों डाला, क्या हुआ। तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, इन्हें सबसे सफलतम जीव कहा जाता है। क्या जाता है, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल बैक्टीरिया या मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म, जो जब से चला था पुराने जमाने से, ठीक है, आर्किया के कुछ दिन बाद से और अभी तक चलता आ रहा है। और पुराने जमाने में जो ऑक्सीजन, इसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। थाइक्लॉइड होते हैं इसके अंदर स्पेशल, उन थाइक्लॉइड नाम की चीज में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बनाता है। तो पुराने जमाने में जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई है, जो ऑक्सीजन बनने की शुरुआत हुई, पहले तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो ऑक्सीजन बनने की जो शुरुआत हुई उसका श्रेय साइनोबैक्टीरिया को जाता है। जो शुरुआत ऑक्सीजन का ब्लूम था वो किसकी वजह से आया था, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए अपना खाना खुद बनाता है। यू बैक्टीरिया जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 8 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि बैक्टीरिया की शेप, बैक्टीरिया की आकृति, कितने प्रकार के, मतलब किस किस आकृति के बैक्टीरिया होते हैं। आकृति, शेप, शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो आकृति के आधार पर, पहला रॉड शेप बैक्टीरिया। कैसे शेप की, रॉड शेप या छड़, छड़ होती है ना, कैसी होती है, इस तरह से, सिंगल भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इसको बोलते हैं बेसिलस। क्या लगा जाता है, बेसिलस। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, एक बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। क्या नाम लिखा भैया मैंने, लैक्टोबैसिलस। एक नाम लिखा मैंने बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस। और मैंने पूछा कि भैया इसकी शेप कैसी होगी, कॉमा जैसी होगी, गोल होगी, रॉड जैसी होगी, या एक स्पाइरल जैसी होगी। तो आपको बता देना चाहिए कि जो बेसिलस, बेंत, कुछ ऐसा आ रहा है ना, बेंत, बेंत कैसी होती है, क्षण, बेंत होती है ना बाबा लोगों की, ग्रैंडफादर लोगों की, बेंत, क्षण। तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिलस। रॉड शेप बैक्टीरिया को आप लोग क्या बोलते हैं भैया, बेसिलस। ठीक है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बेसिलस। जैसे एग्जांपल हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, या जो आपका ये टीबी वाला बैक्टीरिया होता है, ये सारे के सारे। ठीक है, एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स बीमारी नहीं होती, बेसिलस एंथ्रेसिस। देन आता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। देन कौन सा बैक्टीरिया आता है बच्चा, स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल मतलब गोल बैक्टीरिया। सेकंड जो शेप होती है वो कौन सी होती है, गोल बैक्टीरिया। गोल बैक्टीरिया वालों को कहा जाता है कोकस। क्या कहा जाता है, कोकस। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, कोकस। तो जहां भी कोकस वर्ड लग रहा हो, देखो डबल ओ आ गया ना, गोल गोल सा, सारे के सारे वर्ड गोल गोल से लग रहे हैं, तो उसे क्या समझ लेना, स्फेरिकल। ये सिंगल भी हो सकते हैं, ये डबल के रूप में भी पाए जाते हैं, ट्रिपल के रूप में भी पाए जाते हैं, और मल्टीपल कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। तो कोकस, डिप्लोकोकस, अगर ऐसा वर्ड आ जाए डिप्लोकोकस, तो डिप्लो मतलब 2, स्ट्रेप्टोकोकस तो 2 से ज्यादा। तो इस तरह की जो शेप होती हैं स्फेरिकल, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, गोल होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका जो हमारे इसमें मुहासों में पाया जाता है, वो वाला बैक्टीरिया। ठीक है, तो जिसके पीछे कोकस लग रहा हो, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, गोल बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका तीसरा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। कैसे शेप के, स्पाइरल, इस शेप के आकार के, सर्पल, जैसे सर्प होता है ना, सर्पिलाकार, जैसे सर्प का आकार होता है, ऐसे आकार के बैक्टीरिया। तो इनके पीछे क्या लग रहा होगा, स्पाइरेलिया। क्या लग रहा होगा, स्पाइरेलिया। इस तरह का एक वर्ड लग रहा होगा
इनके पीछे, जैसे हेलियोबैक्टर कभी कभी लग भी रहा होगा, कभी कभी नहीं भी लग रहा होगा, स्पाइरल शेप के, तो हेलियोबैक्टर पायरोली, हेलियोबैक्टर पायरोली, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये कौन से होते हैं, स्पाइरल शेप के। और चौथा आता है कॉमा शेप्ड, क्या होते हैं, कॉमा आकृति के, कॉमा लगाते हैं ना जैसे हम इंग्लिश में ऐसे कॉमा, इस आकृति के, तो कॉमा वालों को बोलते हैं विब्रियो, क्या बोल देते हैं, विब्रियो। जैसे वो विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया नहीं होता, विब्रियो कोलेरी, तो विब्रियो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसकी शेप कैसी होती है, जो हैजा फैलाने का काम करता है, कोलेरा फैलाने का काम करता है, उसकी शेप कैसी होती है, कॉमा। तो चार शेप के मेनली होते हैं, पहली छड़ वाली रॉड शेप, दूसरी गोल वाली स्फेरिकल, तीसरी स्पाइरल जैसे सांप की शेप होती है, और चौथी कौन सी होती है, कॉमा शेप। तो इनकी आकृति के आधार पर भी बैक्टीरिया को बांटा जाता है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो इन चार शेप के या चार आकृतियों के ही बने होते हैं। चलिए ये वाला हो गया। अब आगे जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है, आपने कभी पढ़ा होगा, ये शब्द पढ़े होंगे आपने, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कभी सोचा है कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया व ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव। तो देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेंस क्रिस्टियन ग्राम, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, हेंस क्रिस्टियन ग्राम। इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए, कि बैक्टीरिया का मोटे मोटे तौर पे तो हमें पता है बैक्टीरिया आर्किया, फिर उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी जो सेल वॉल होती है उसमें डिफरेंस होता है। सेल वॉल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कुछ की जो सेल वॉल होती है, कुछ की जो कोशिका भित्ति होती है वो थिक होती है, कैसी होती है, मोटी। कुछ की थिक जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी। 50 से 90% पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी हुई सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये कैसी होती है, मोटी होती है। 50 से 90% जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी किसमें आ जाती है, सेल वॉल में। कोशिका भित्ति होती है मोटी, मोटी कोशिका भित्ति, मोटी कोशिका भित्ति। दूसरे में देखी गई जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। सेल वॉल क्या है, बहुत ही ज्यादा थिन, लगभग 10% जो बॉडी है वो सेल वॉल, जो उनकी कोशिका भित्ति है वो बहुत ज्यादा पतली है। कैसी है, पतली, समझना, ठीक है। फिर इनमें टीकोइक एक वर्ड होता है, इसका नाम क्या होता है, टिकोइक एसिड, TEICHOIC, टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। टिकोइक अम्ल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि इस वाले में जो टिकोइक अम्ल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो फ्लैगेलिया होता है इसमें 2 रिंग होते हैं। इनके फ्लैगेलिया में कितने रिंग होते हैं, 2 रिंग्स। फ्लैगेलिया में कितने रिंग्स पाए गए, 2 रिंग। और इनके फ्लैगेलिया में कितने रिंग पाए गए, 4 रिंग्स। इनके फ्लैगेलिया में कितने रिंग्स पाए गए, 4 रिंग्स। मतलब इनका फ्लैगेलिया भी क्या होता है, इनसे अलग होता है। दूसरी बात, एक दो चीजें और पाई गई कि इनके ऊपर सेल वॉल के बाहर कुछ नहीं होता था, कोई लिपिड वगैरह की कवरिंग नहीं होती थी। और इनके तो सेल वॉल के बाहर भी, सेल वॉल के ऊपर की तरफ भी एक कवरिंग होती थी लिपिड की, मतलब इनके अंदर लिपिड कवरिंग भी होती है, जबकि इसके अंदर कोई भी लिपिड कवरिंग नहीं होती। तो 2 तरीके से समझ में आ गया कि भैया इसकी जो सेल वॉल होती है वो मान लो कई सारी लेयर्स की बनी हुई होती है, तो कैसी सेल वॉल हो जाती है, मोटी। जबकि जो इसकी सेल वॉल होती है वो पतली होती है, एक आध लेयर की बनी हुई होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है थिन। दोनों बैक्टीरिया अलग अलग हैं। तो ये जो ग्राम नाम के व्यक्ति थे 1884 में, इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि इन्होंने एक ऐसी डाई विकसित की जिससे कि इन दोनों बैक्टीरिया में पता चल जाए। तो जो थिन वाला बैक्टीरिया होता है, थिन माने पतला, ये बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव। कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होता है इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो समझ लेना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, टिकोइक एसिड्स पाए जाते हैं और फ्लैगेलिया में 2 रिंग होते हैं। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल पतली होती है, सेल वॉल के बाहर भी लिपिड की कवरिंग होती है, टिकोइक एसिड नहीं पाए जाते,
और फ्लैजिला में कितने रिंग्स होते हैं? 4 रिंग्स होते हैं। अब जो कैसे होता है इसको समझना, इसको भी समझना थोड़ा सा कि ग्राम टेक्निक क्या होती है, ग्राम स्टेन टेक्निक भी बोलते हैं। तो देखो, एक कंपाउंड होता है, डाई होती है, जिसको बोला जाता है ग्राम स्टेन। क्या बोला जाता है? ग्राम स्टेन या ग्राम कलर। अब ये बैक्टीरिया के ऊपर डाल दी जाती है, ठीक है, कोई से भी बैक्टीरिया के ऊपर। तो क्या होता है, बैक्टीरिया इस डाई के कलर को क्या कर लेता है? रिटेन कर लेता है। क्या कर लेता है? इस डाई के कलर को रिटेन करके कलर कैसा होता है इसका? पर्पल होता है, वॉयलेट भी हो सकता है और ब्लू सा भी हो सकता है, ठीक है। नीला, वॉयलेट या पर्पल कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको और एब्जॉर्ब कराने के लिए एक KI सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, वो भी डाल दिया जाता है, जिससे कि जो कलर है अच्छे से इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर रह जाए। अब इसको इथेनॉल आदि से धोते हैं। क्या करते हैं? इथेनॉल आदि से धोया जाता है इसको, बैक्टीरिया को इथेनॉल आदि से वॉश करते हैं। कहेंगे इतना छोटा सा होता है, करते हैं फिर भी। तो इथेनॉल से जब वॉश किया तो देखा गया कि एक बैक्टीरिया ने तो पर्पल कलर को रखा है, पर्पल, वॉयलेट या इस ब्लू कलर को क्या करके रख रखा है? उसने जमा करके अपने पास रख रखा है, ठीक है। जो दूसरा वाला था वो कलरलेस हो गया। वो कैसा हो गया? कलरलेस। दूसरा वाला जो था कलरलेस, वो कैसा हो गया? कलरलेस। अब हमें कलरलेस हो गया तो पता नहीं चली, तो हमने एक और डाई का इस्तेमाल किया जिसका नाम रखा सेफ्रेनिन। क्या नाम रखा दूसरी डाई का? सेफ्रेनिन। जैसे ही हमने सेफ्रेनिन नाम की डाई दूसरे तरीके के बैक्टीरिया पर डाली तो उसका रंग कैसा हो गया? पिंक या रेड। कैसा रंग हो गया? पिंक या रेड। कहने का मतलब ग्राम स्टेन एक टेक्निक होती है, एक कंपाउंड होता है जिसको बैक्टीरिया पर डाला जाता है, फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की जो भी रंग है उनको वो अपने अंदर अच्छे से ग्रैब कर ले, अच्छे से अपने अंदर रंगों को रिटेन कर ले। तो देखा गया पर्पल, वॉयलेट या ब्लू कलर को उसने रिटेन किया, और जब इथेनॉल से धोया गया तो एक ने तो अपने कलर वही रखे, दूसरे ने अपने कलर को कलरलेस कर दिया। तो जो कलरलेस कर दिया उसमें जब हमने सेफ्रेनिन नाम की डाई डाली तो उसने रंग कैसा बताया? पिंक, गुलाबी या लाल, लाल या गुलाबी। और दूसरे वाले ने रंग कैसा दिया? पर्पल, बैंगनी या नीला। तो इसको बोल दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इसको बोल दिया गया ग्राम नेगेटिव बुल। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से पिंक या रेड कलर प्राप्त होता है? तो नेगेटिव लोग रेड होते हैं, रेड कलर खतरा का सूचक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनकी सेल वॉल तो पतली होती है, लेकिन सेल वॉल पे जो लिपिड होता है, सेल वॉल पे जो लिपिड होता है, इसकी वजह से इसकी सेल वॉल को भेदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंटीबायोटिक्स द्वारा इसको भेदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इससे तो जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, इसका काम होता है सेल वॉल को बनने से रोकना। इसका काम क्या होता है? सेल वॉल को बनने से रोकना। तो जैसे ही पेप्टिडोग्लाइकॉन बन रहे होते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बीमारियों में अगर आप पेनिसिलिन को उपयोग करोगे, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवा खाओगे, तो ये आपकी सेल वॉल को जो मतलब बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल को बनने से रोक देगी, और जिससे कि वो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा, और फिर बाकी जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो उस बैक्टीरिया को मार देगा। तो ग्राम स्टेन में जो रेड और पिंक कलर दे वो नेगेटिव, जो ब्लू, वायलेट या पर्पल कलर दे वो पॉजिटिव। तो दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। आपने नीसीरिया, सैल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है, और जबकि ये लैक्टोबैसिलस, ये इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन, जनन किस तरह से होता है? तो देखो दोनों तरीके से होता है बैक्टीरिया में। एसेक्सुअल भी होता है जिसे हम अलैंगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलैंगिक, अलैंगिक। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसे हम लैंगिक रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे हम लैंगिक रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में तो वही होता है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, द्विविभाजन, द्विविभाजन कि एक सेल दो मदर कोशिकाओं, मतलब एक मदर सेल दो डॉटर कोशिकाओं में बट जाता है, जैसे कि अमीबा वगैरह में होता है। और जो दूसरे होते हैं वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है?
कि जब बैक्टीरिया को अपना फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिलता, उसके मन का एनवायरमेंट नहीं मिलता, मन का वातावरण नहीं मिलता, तो वो क्या करता है कि अपने आप में चारों तरफ एक टफ कवरिंग बना लेता है, छोटी सी कवरिंग। इस कवरिंग को बोलते हैं एंडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? एंडोस्पोर्स। और ऐसी कवरिंग बना के जो बैक्टीरिया है ये हजारों साल तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बनाता है एंडोस्पोर्स नाम की कवरिंग। बायोफिल्म भी बोलते हैं इनको। तो बाइनरी फिशन स्पोर फॉर्मेशन से कैसा होता है? एसेक्सुअल। जबकि जो सेक्सुअल वाला है इसके 3 तरीके होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं? इसमें 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंजुगेशन, इसको पढ़ लेना अच्छे से। कंजुगेशन हिंदी में बोलते हैं युग्मक या समयुग्मक। किस क्या होता है? कंजुगेशन या समयुग्मक। लेडरबर्ग और टेटम नाम के 2 व्यक्ति थे, लेडरबर्ग व टेटम, TATUM। इन्होंने 1946 में खोजा था। इसमें क्या होता है कि 2 कोशिकाओं के बीच में डीएनए, 2 कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है, और उनमें डीएनए एक्सचेंज होता है। क्या होता है? डीएनए एक्सचेंज। डीएनए का आदान प्रदान होता है 2 कोशिकाओं में। दूसरा जो इसका तरीका होता है वो होता है ट्रांसडक्शन। क्या होता है? ट्रांसडक्शन। जीन ट्रांसपोर्ट होता है ना, जीन का वहन, जीन वाहन। जीन वाहन में क्या होता है? कोई वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक, एक वायरस जो होता है एक बैक्टीरिया 1 से बैक्टीरिया 2 तक उसके डीएनए वगैरह को पहुंचा देता है। कोई वायरस विषाणु छोटा होता है, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उससे दूसरे को, तो जो इसका डीएनए है वो दूसरे को दे देता है, तो जीन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का कैरियर कौन होता है? वायरस। तो कंजुगेशन, कंजक्शन, 2 जंक्शन होता है ना कंजुगेशन, वहां पे 2 कोशिकाएं का डीएनए के बीच में, 2 कोशिकाओं के बीच में डीएनए एक्सचेंज होता है। और जो ट्रांसडक्शन होता है, जीन वाहन, उसमें एक बैक्टीरिया दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर देता है जीन्स को। और तीसरा होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ढूंढा था जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है? रूप का आपका रूपांतरण कब होगा? आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आप अपने एनवायरमेंट से कोई डीएनए ले लोगे। तो जब डीएनए विभाजन हो रहा होता है या डीएनए का एक्सचेंज मतलब बैक्टीरिया का विभाजन हो रहा होता है या कठिन परिस्थिति होती है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर से डीएनए वगैरह ले लेता है। जैसे कभी कभी किसी वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, तो उस समय जो उसमें चेंज आते हैं बाहर से डीएनए लेकर, उस वाले रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था 1928 में। ठीक है, ग्रिफिथ। डीएनए बाहर के एनवायरमेंट से बैक्टीरिया ने डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो जाता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाती है आपकी, बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होता है। तो हार्मफुल कैसे होता है? बीमारियां फैलाता है। और यूजफुल कैसे होता है? आपको पता है कि जो दूध से दही बनती है वो भी बैक्टीरिया के कारण बनती है। उसके अलावा फर्टिलिटी, जो खेत की जो उर्वरक शक्ति होती है सॉइल की, मिट्टी की, राइजोबियम आदि, दूध, दही, लैक्टोबैसिलस, सिरका बनाने में, एसिटोबैक्टर एसिटी, एंटीबायोटिक आदि में, इन सब में बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और बीमारी टाइफाइड, टीबी, एंथ्रेक्स, इन सब की बीमारियां फैलाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता है। तो एक प्रोसेस होता है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ये बहुत क्वेश्चन आता है। दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण 2 तरीके से होता है। एक 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालो, लॉन्ग टर्म वाला पास्चुराइजेशन होता है। और एक 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक उबालो। ठीक है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क जो होता है वो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए होता है। सेकंड चीज, बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल कहां होता है? सॉइल की फर्टिलिटी में। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। ये सब क्या करती हैं? हमें फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। दूसरे
दूध दही जमाने में आपने देखा होगा, मिल्क फर्मेंटेशन में कौन काम आता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसी तरह जो सिरका होता है, विनेगर, जो क्या होता है, सिरका, सिरका के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का पाश्चरीकरण, या तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालो, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। दूध पे नहीं, दूध की थैलियों पे नहीं लिखा था पास्चराइज्ड मिल्क, तो सारे बैक्टीरिया को खत्म कर रखा होता है। और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक उबालो, तो इन दोनों केस में सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और 15 सेकंड बाद तुरंत ठंडा कर दो। विनेगर में एसिटोबैक्टर एसिटी, और जो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया का, वो होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। क्या होता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। वर्ल्ड की सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो बनाई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। हालांकि जो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक थी वो एक कवक से मिली थी। वो किससे मिली थी, एक कवक। तो ये पूरी तरीके से एक बैक्टीरिया से मिली हुई प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक नहीं थी। एंटीबायोटिक जो होती हैं इनका काम होता है बैक्टीरिया आदि को मारना, बायोटिक चीजों को मारना, जीवित चीजों को मारना। बैक्टीरिया आदि को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के अंश लिए जाते हैं, उन्हीं से कुछ जीन्स ली जाती हैं। अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक 3 तरीके से काम करती है। या तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल या जो उसकी कोशिका भित्ति है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। तो या तो आप कोशिका भित्ति को बनाने से रोक दो। सेकंड काम क्या कर सकते हो, उसकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसे रोक दो, जो प्रोटीन बनाता है उसे रोक दो। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि उसके डीएनए का रेप्लिकेशन रोक दो, डीएनए की कॉपी बनाने से उसे रोक दो। तो कहने का मतलब एंटीबायोटिक 3 तरीके से काम करती है। या तो अगर ये सेल वॉल को बनने से रोक देंगी तो सेल वॉल नहीं बन पाएगी, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया पे अटैक करके उसे मार देगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको जो प्रोटीन बना रहा है, जो उसके अंदर राइबोसोम होते हैं, वो जो प्रोटीन बना रहे हैं उन प्रोटीन को बनाने से रोक दो। प्रोटीन नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया खुद में खुद मर जाएगा। या उसका डीएनए रेप्लिकेशन रोक दो, उसको रिप्रोडक्शन मत होने दो। एक बैक्टीरिया है उतना ही रहने दो। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते, ऐसी जो दवाइयां होती हैं जो सेल वॉल बनाने को रोकते हैं, इनको लिख लेना अच्छे से। इन्हें बोलते हैं बीटा लैक्टम। क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ऐसी जो प्रोटीन सिंथेसिस होने से रोकती हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होने से रोकती हैं, इनको बोलते हैं मैक्रोलाइड्स। इनको क्या बोलते हैं भैया, मैक्रोलाइड्स। इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोलाइड्स। लिख लेना बच्चा, ये वो एंटीबायोटिक होती है बाबू जो शरीर में बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस रोकती हैं, उसका प्रोटीन संश्लेषण रोकती हैं, प्रोटीन नहीं बनाने देती। जो कोशिका भित्ति बनाने से रोकती है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम एक रिंग होता है, वो रिंग इनको पेप्टिडोग्लाइकन बनाने से रोक देता है। प्रोटीन सिंथेसिस माइक्रोलाइड्स, और जो डीएनए रेप्लिकेशन वाली होती हैं, जो डीएनए की, इनको बोलते हैं क्विनोलोन्स। इनको क्या बोलते हैं, क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स। फिर से समझ लो, बीटा लैक्टम, पेप्टिडोग्लाइकन, लैक्टोज, दूध, ग्लाइकोन से कुछ मतलब पेप्टिडोग्लाइकोन से कुछ ना कुछ संबंध सा है, तो सेल वॉल बनाने से रोकेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस मैक्रोलाइड्स, और डीएनए रेप्लिकेशन क्विनोलोन्स। ये एंटीबायोटिक की पूरी कैटेगरी होती है, क्लास होती है, जिसमें अलग अलग जो डीएनए वाली होती है, जैसे सेल वॉल, सेल वॉल बनाने से कौन रोकती है, पेनिसिलिन। प्रोटीन सिंथेसिस से कौन रोकती है, अर्थ्रोमाइसिन। अर्थ्रोमाइसिन की जो होती है वो प्रोटीन बनाने से रोकती है। और जो सिप्रोफ्लॉक्सिन होती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये डीएनए को रिप्लिकेट नहीं होने देती। तो इस तरह से डीएनए को रिप्लिकेट होकर, प्रोटीन को रोककर, सेल वॉल को बनने से रोककर ये बीमारी बैक्टीरिया को मार देती है। अब देखिए, एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है किर्बी। ये कभी कभी एसएससी पूछ लेती है, किर्बी बेवर टेस्ट। क्या नाम होता है इसका, किर्बी बेवर टेस्ट, किर्बी बेवर टेस्ट।
ये जो आपने एंटीबायोटिक बनाई है वो कितनी इफेक्टिव है या किस किस के खिलाफ इफेक्टिव है, उस चीज का जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, किर्बी वेवर टेस्ट। और एक होता है कि कोई जो एंटीबायोटिक है उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव होगा, उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव होगा, तो इसको नापते हैं थ्योरोपेटिक इंडेक्स में। किसमें नापते हैं, थ्योरोपेटिक इंडेक्स। अगर ये हाई है तो हमारे लिए वो लेस टॉक्सिक होगी। कैसी होगी, हमारे लिए लेस टॉक्सिक। अगर एंटीबायोटिक का थ्योरोपेटिक इंडेक्स, जैसे आप नहीं नापते हो कि अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो हम अपने आप को बीमार मानने लगते हैं, इसी तरह एक थ्योरोपेटिक इंडेक्स होता है, अगर वो हाई रहता है तो हमारे लिए वो कम विषैली होती है। एंटीबायोटिक अगर हम लेते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। अगर थ्योरोपेटिक इंडेक्स लो है तो उसके साइड इफेक्ट वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। जबकि किर्बी वेवर टेस्ट क्या होता है, एंटीबायोटिक इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, एंटीबायोटिक इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। ठीक है भैया, अब इसके क्वेश्चंस हम एक बार देख लेंगे किसी दिन। अभी इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं 5 मिनट में। हमने पढ़ा बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु कौन सी जगत में आते हैं, मोनेरा जगत में। हमने देखा मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया वास्तविक और एक आर्किया जो पुराने जमाने में पाए जाते थे। फिर हमने देखा कि इनको जो इनकी बनावट होती है उसमें 3-4 चीजें मुख्य होती हैं। एक होती है सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया, फॉस्फोलिपिड की। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लैजिला नाम का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा भैया कि जो मीथोजेंस वगैरह होते हैं या एसिड्स वगैरह में पाए जाने वाले, मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले, सॉल्ट नमकीन एरियाज में, ये सब जो होते हैं ये कौन से होते हैं, आर्क बैक्टीरिया होते हैं जो 3 से 5 अरब साल पहले भी पृथ्वी पर पाए जाते थे। उसके बाद में हमने शेप देखी। शेप हमें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मिला, हमें स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया मिला, हमें कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया मिला और हमें स्फेरिकल गोल आकार का भी बैक्टीरिया मिला। इसको बेसिलस, इसको स्पाइरुला, इसको विब्रियो और गोल को क्या बोलते थे, कोकस। गोल वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते थे, कोकस। उसके बाद में हमने देखा कि जो एंटीबायोटिक होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो सेल वॉल को रोकें उन्हें बीटा लैक्टम कहते हैं, जो प्रोटीन को बनने से रोकें उन्हें हम मैक्रोलाइड्स बोलते हैं, और जो भैया डीएनए को रोके जैसे सिप्रोफ्लेक्सिन इनको हम क्विनोलोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, तीनों प्रकार के होते हैं, मतलब खुद भी खाना बनाते हैं केमिकल से या फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके, और दूसरों से भी खाना लेते हैं, पैरासाइटिक बनके, सिम्बायोटिक बनके या सेप्रोफाइटिक मृत जीवों से भी खाना लेते हैं। ये सारे के सारे हो गए। और एंटीबायोटिक, ये जो मोनेरा किंगडम होती है इसमें एकल कोशिकीय या कभी कभी कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सारे के सारे जो जीव जंतु हैं वो मोनेरा में आ जाते हैं। और इसमें प्रोन्यूक्लियस का जो वास्तविक न्यूक्लियस होता है, वास्तविक केंद्रक, उसका अभाव होता है। एक बार इस क्लास को देखिएगा, समझ में ना आए दोबारा देखिएगा। एक बार बैक्टीरिया क्या होते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी मिल गई तो फिर आप परेशान नहीं रहोगे। बीमारी नहीं पढ़ाई है, हार्मफुल इफेक्ट, बीमारियों को मैं बीमारी वाली क्लास में पढ़ाऊंगा एक साथ, वायरस, जीवाणु, प्रोटिस्टा सबकी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सुन लीजिए अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा शाम को ही होगा, चाहे कुछ हो जाए, कब, फंजाई का, क्योंकि कल मुझे प्लांट शुरू करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारी 35th क्लास वो फंजाई का होगा, फंजाई नहीं प्रोटिस्टा का होगा, प्रोटिस्टा का, हाँ प्रोटिस्टा का होगा। किसका होगा, प्रोटिस्टा जो किंगडम होती है। मौका मिल गया तो फंजाई भी इसी के साथ ऐड कर दूंगा, फिर हमारे पास 36वें में प्लांट शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, प्लांट और एनिमल को बहुत जल्दी खत्म कराना है मुझे। सेकंड चीज जो आती है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी आरआरबी वाले, आरपीएफ वाले, वीडियो वाले हैं, बच्चे टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। 6 महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। टाइम मैंने जल्दी से करना स्टार्ट कीजिए। अब से रेगुलर होगी बायो की क्लास, चाहे कुछ हो जाए, इसको मैं नहीं रोकने का। अगर किसी को समझ में नहीं हो तो बाबू प्लीज 2 बार देखना। क्या होता है ये सब चीजें, अब
बैक्टीरियाई जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे छोटे तो होते ही हैं, लिविंग थिंग्स में देखें तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही होते हैं, अरबों बैक्टीरिया हैं। 20 से 30% जो बायोमास है अर्थ पे वो सिर्फ बैक्टीरिया का है। तो अब उसको इसमें 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, कौन सा कैसे काम करता है, तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो रटना भी थोड़ा सा, रटना मत, थोड़ा सा समझना, तो फिर आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, परेशान मत होना, सारी चीजें आराम से हो जाएंगी, एक बार कोशिश करना। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सीबीटी 2 वालों के लिए बाबू मैं थोड़ा सा पता कर रहा हूं कि पुराना पेपर कैसा आया था, मुझे किसी का पुराना पेपर मिल जाए, थोड़ा किस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीपली आते हैं या ऊपर से आते हैं, तो मैं आपको एक सही जानकारी दे पाऊं, इसलिए मैं सीबीटी 2 के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा। तो एक आध दिन रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बने तो अच्छे से बने, पता चल जाए आपको पूरी जानकारी। फर्जी जानकारी बिना सोचे समझे मैं आपको नहीं देना चाहता। दूसरी बात, शाम को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लास में होगी, मैं रेगुलर रखूंगा उन क्लासेस को भी, और रेगुलर नहीं थी उसके लिए माफी। और प्लीज शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैक्टीरिया वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अभी हम लोग 5 मिनट का गैप लेके चाय पीकर अपनी आरआरबी की एक्सपेक्टेड क्लास शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।